मैंने उनके उस पुरुषार्थ को देखा है। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि जिसने उनके उस स्वरूप को देखा होगा और इस पूरी यात्रा का साक्षी होगा, वह स्वामी जी के सामर्थ्य का प्रामाणिक रूप से विश्वास करने वाला व्यक्ति होगा। बाकी लोग टुकड़ों टुकड़ों में विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने विस्तार देखा है सिर्फ, वो तो सोचते होंगे ऐसे ही कोई जादुई चमत्कार हो गया होगा, डिवाइन और हो गया। ऐसे नहीं हुआ है। मैंने उनके उस पुरुषार्थ को देखा है जब वो साइकिल से स्वामी जी चलते थे, आचार्य जी कैरियर पर बैठे हुए रहते थे। वो कालखंड देखा है मैंने वो समय देखा है जब कनखल आश्रम में स्वामी जी 8 लोगों को, 7 लोगों को, 5 लोगों को योग सिखाते थे और आचार्य जी टिन के शेड में बैठ करके आयुर्वेद की पुड़िया खुद कूट कूट करके दे देते लोगों को। वो कालखंड देखा है हमने। इसलिए इन ऋषियों के दोनों के सामर्थ्य में मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर ये कोई संकल्प उठाएंगे तो इनके अंदर वो उसको गति देने, उसको निरंतरता देने और उसको सातत्यता देने, उसको सामर्थ्य देने का भाव है उनके अंदर। और स्वाभाविक है कि एक डिवाइन ब्लेसिंग भी होती है। हर व्यक्ति पुरुषार्थ करे, कोई जरूरी नहीं कि पुरुषार्थ के साथ जब तक दैवी शक्तियों का संयोग नहीं होता है, अपरा के साथ परा का जब तक संयोग नहीं होता है, तब तक अपेक्षित सफलता परिणाम नहीं मिलता है। तो हो सकता है कि जो बातें स्वामी दयानंद ने कही 19वीं शती में, स्वामी विवेकानंद ने कही 20वीं सदी में, गांधी ने कही, मालवीय ने कही, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कही, महर्षि अरविंदो ने कही कि शिक्षा में भारतीयकरण होना चाहिए। छिटपुट प्रयास भी तमाम संस्थाएं करती हैं। विद्या भारती करती है, चिन्मय मिशन करता है, महर्षि अरविंदो की संस्था करती है, कृष्णामूर्ति की संस्था कर रही है। एक छिटपुट प्रयास भारतीय धरोहरों को जिंदा रखते हुए शिक्षा में प्रयास चल रहे हैं। लेकिन उसको एक संस्थागत स्वरूप देने का, एक बोर्ड के रूप में प्लेटफॉर्म मिले कि जिससे कि वो उसको ठीक ढंग से क्रियान्वित कर सके सर्वांगीण रूप से। यह प्रकृति ने, ईश्वर ने स्वामी रामदेव को ही यह लक्ष्य दिया था, प्रकृति ने दिया है। और स्वामी जी हैज टू बी द डिवाइन इंस्ट्रूमेंट फॉर द ओवरऑल ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ भारतीय शिक्षा पद्धति। ये मुझे दिख रहा है। मैं कोई बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हूं, आप ही की तरह से गृहस्थ व्यक्ति हूं, लेकिन मैंने जो उनकी 28 साल की यात्रा देखी और अपने सेवा काल के विभिन्न महापुरुषों की यात्राएं देखी, पढ़ा, समझा, वेदों उपनिषदों का अध्ययन किया या विश्व के अन्य दर्शनों का अध्ययन किया, तो सारे अध्ययनों के बाद जो एक भाव बना, उसमें लगता है कि स्वामी जी का जो मिशन है वो मिशन सफल तो होगा, लेकिन उस मिशन में किसको किसको श्रेय मिलना है प्रकृति द्वारा, ये भी जो सौभाग्यशाली आप में से होगा उसी को श्रेय मिलेगा। जो सौभाग्यशाली नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब शुरू किया लोकमान्य तिलक ने या गांधी ने या सुभाष ने या भगत सिंह ने अपने अपने तरीके से जो शुरू किया, तो क्या उस कालखंड के सभी लोगों को महिमा मिल गई क्या उतने बराबर की? नहीं मिली ना। उन्हीं को मिलती है जिनको प्रकृति श्रेय देना चाहती है। तो आप अपना अपना आत्ममंथन करना कि क्या प्रकृति कहीं अंदर से कुछ आपको कह रही है कि नहीं कह रही है। वो सबके अंदर बैठा हुआ है वो, ऐसा नहीं कोई बाहर से आवाज आनी है। ये भारतीय संस्कृति बाहर की आवाजों में कब विश्वास करती है, क्योंकि मानती है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और ये विज्ञान भी मानता है। मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूं, जो लोग नहीं जानते होंगे उनको बता दूं, मैं मूलतः भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी हूं, न्यूक्लियर फिजिक्स स्पेशलाइजेशन, और मेरे डॉक्टरेट है उसमें, ठीक है। लेकिन आज फिजिक्स भी इसी बात पर पहुंच रही है
कि वन फंडामेंटल फोर्स कौन सी है जिसका मैनिफेस्टेशन पूरा ब्रह्मांड है। Initially, there were considered four fundamental forces: gravitational, electromagnetic, weak nuclear interaction and strong nuclear interaction. अब ये सिद्ध हो गया कि वीक न्यूक्लियर और ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक ही है। तो नाउ फोर हैज बीन रिड्यूस्ड टू टू फंडामेंटल फोर्सेस. Now the whole scientific mind, intellect is engaged in now proving how there can be established one fundamental particular force which is the cause of the manifestation of the whole cosmos. वही हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, ईशावास्यविदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तत्त्वमसि. तुम ही तो हो, मेरे अंदर क्या है, मैं अपने अस्तित्व का बोध करूं तो मैं कौन हूं, तो मैं कहूं कि हाँ वो जो विराट है पूरा ब्रह्मांड का वही तो हूं, तुम ही तो हो, मेरे अंदर भी तुम ही हो. तो अपनी अपनी आवाज को अभी टटोलिएगा थोड़ी देर में कि देखिए आपके अंदर का जो कुहासा हटाते हुए इधर उधर के बातें आती हैं, सबके मन में आती हैं. मन तो बड़ा चंचल है, वो कभी इधर खींचता है कभी उधर खींचता है. तो जब उसको मन के कुहासे के अंदर प्रवेश करते हुए जो आत्म ज्योति से संवाद कर लीजिएगा सोते समय, तो जिसको जिसको कहेगी नहीं कि उत्तिष्ठ जागृत उठो, प्रतीक्षा कर रही है मां भारती तुम्हारा कि भारत में भारतीय शिक्षा होनी चाहिए और वैश्विक नेतृत्व गढ़ने की दक्षता के साथ होनी चाहिए, और उसके लिए जो भी करना हो प्रयास उसको अपनी पूर्वजों की थाती और विरासत को नए परिवेश नए संदर्भ में खड़ा करते हुए एक नए शैक्षणिक व्यवस्था का हमें एक बहुत बड़ा उद्गाता बनना है. ये स्वर आपके अंदर से उभरेगा और पूज्य स्वामी जी के साथ आपका जो सानिध्य है वो आपकी आत्मा को प्रदीप्त करने में और सहयोग करेगा. अब मैं चाहूंगा कि आप में से कोई किसी की जिज्ञासा और प्रश्न हो तो बिल्कुल होगी, मुझे मालूम है होनी भी चाहिए. जैसा कि आपने बताया आपके पास ज्ञान का अपार भंडार है, जैसा कि आपने अवगत कराया अभी. मेरी जिज्ञासा की दृष्टि से सवाल मैं पूछना चाहता हूँ. जैसे कि हमने कल जाना है, हमने वीडियो के माध्यम से जिस प्रकार आचार्य जी और स्वामी जी की हमने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली देखी, बड़ी संतुष्टि पूर्व थी क्योंकि उन्होंने कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं था जो नहीं लिया, सब कुछ लिया और इस प्रकार से आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं. हर दिन की मेहनत संघर्ष से वो वहां पर पहुंचे, जिसे मैं संपूर्ण शिक्षा समझता हूँ. अब जो मेरा विषय है ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे. जिस प्रकार हमने बात करी 1835 के इंडियन एजुकेशन एक्ट मेकाले की, जिसमें जिन्होंने हमें अनपढ़ समझ लिया था, जैनिज्म और सभी को हटाकर उन्होंने हमें अनपढ़ घोषित कर दिया, तब उन्होंने जरा भी हमारा ख्याल नहीं किया था उस समय कि क्या हम पर बीतेगी या हम पर क्या हम सोचेंगे, क्या दिक्कतें में आने वाली है. जहां हम भारत की जहां 145 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश में 9.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जिसमें कि अबव ग्रेजुएशन लेवल 7.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाले लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं ऑलरेडी. क्या तब भी हम उसमें ग्लोबल कॉम्पिटेंसी की अगर बात क्यों महत्व दे रहे हैं उसको? ऐसा है कि पूरा का पूरा जो आप बेरोजगारी की बात कर रहे हो ना, यस, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि इंगेजमेंट की परिभाषा भी एजुकेशन एक्ट जो मैकाले का था उसने भी भ्रमित किया. जैसे हम अपने को एक प्रोडक्टिव इंगेजमेंट होता है रोजगार, रोजगार का मतलब नौकरी नहीं है, नहीं, रोजगार का मतलब एक जो वाइडर पर्सपेक्टिव है वो ये है कि हमारा एक प्रोडक्टिव यूनिट के रूप में समाज में कैसे इंगेजमेंट हो. व्हाट इज माय रोल, हाउ कैन माय एनर्जी बी इंगेज्ड इन द सोशल इकोनॉमिक कंस्ट्रक्ट ऑफ द सोसाइटी, कैसे हो. लेकिन उन्होंने नौकरी 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 ऐसा गढ़ दिया
कि हम सभी लोग जो पढ़ते हैं उसका एक ही उद्देश्य मानते हैं कि नौकरी है, पैकेज। बेटा की क्या कर रहा है, 80 लाख के पैकेज में है, दामाद क्या कर रहा है तो 70 लाख के पैकेज में, सभी हो गए हैं पैकेज। और इसीलिए नौकरी 8,000 की नौकरी महीने की कर लेंगे नोएडा में आके, गुड़गांव में आके, झुग्गी झोपड़ी में रह लेंगे, लेकिन घर पर कोई इंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकते क्योंकि उसमें शर्म लगती है, अपना काम करने में शर्म लगती है। तो ये जो प्रवृत्ति है ना, ये टेंडेंसी भी मैकाले के एजुकेशन एक्ट से ही आया था। इसलिए स्वामी जी अक्सर इस बात को कहते हैं कि नौकरी नहीं, नेतृत्व लक्ष्य होना चाहिए शिक्षा का। नंबर 1, नेतृत्व का मतलब हर आदमी एमएलए एमपी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नेतृत्व का मतलब होता है जीवन के हर डोमेन में लीडरशिप देना, इकोनॉमिक्स फील्ड में देना, इन लीडरशिप एंटरप्रेन्योरशिप देना। तो ग्लोबल कॉम्पिटेंसी इसलिए जरूरी है बेटा कि आज की दुनिया में इकोनॉमी के रूप में पूरा दुनिया एक इकाई हो गई, एक विलेज हो गई है। इतना इंटरकनेक्टिविटी है, टेक्नोलॉजिकल कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा हो गई है कि अब एक दूसरे से पृथक कल्पना नहीं हो सकती। हमें एक वाइडर नेट, बड़े बृहद संदर्भ में ही अपने को व्याख्यायित करना होगा। तो अगर हम उस कॉम्पिटेंसी से अलग हो गए तो हम कैसे पूरी दुनिया को बाजार कैसे बना पाएंगे। आज हम हैं बाजार, आप बाजार हैं, अपने को बहुत समृद्ध भले समझे भारत, है मूलतः बाजार। चाइना के प्रोडक्ट का बाजार, तो यूरोपियन आर्सेनल का, युद्ध सामग्रियों का बाजार, विचारों का बाजार। हम सिर्फ बाजार के उपभोक्ता हैं। ये हमें जिस दिन इंगेजमेंट हमारा ये होगा लीडरशिप में, तो हम अपनी अपनी इंटरप्रेन्योरशिप खड़ा करेंगे, हम अपने अपने बिजनेस खड़ा करेंगे। हम 10,000 रुपए की नौकरी के लिए हम नहीं परेशान होंगे। एक छोटा सा मैं किस्सा बता रहा हूं आपको, क्योंकि आप लोग उत्तर प्रदेश के नहीं है, वरना तो प्रत्यक्ष भी जानते होते उसको। मैंने कोल कम्युनिटी है मिर्जापुर सोनभद्र में, वो नक्सली हो रहे थे उत्तर प्रदेश में। तो मैंने उनको अपनी ओर से, नौकरी के रूप में नहीं, मेरे मन में भाव आया कि बात तो राष्ट्रीयता की करते हैं, सामर्थ्य भले नहीं है, संसाधन कम है। एक अधिकारी अगर ईमानदारी से नौकरी करता है तो संसाधन इतना नहीं किसी की मदद कर सके हो। तो लेकिन हमने सोचा कि जो कुछ सामर्थ्य, कुछ लोगों को, मित्रों को जोड़ करके हम इनके लिए कुछ करें। एक आईटीआई खोला हमने उन्हीं के लिए, फ्री पढ़ने के लिए। और बाद में मारुति उसमें पार्टनर हो गई हमारी प्रेरणा से। अब 100% नौकरी देने लगी। तो पहले तो सब नौकरी के लिए प्रेरित हुए आदिवासी। बाद में मैंने 1-2 साल बाद उनको बहुत ही प्रेरित किया कि देखो नौकरी एक सीमित है, कोई कंपनी खोलेगा तुम्हें 15,000 18,000 दे देगा, तुम इंटरप्रेन्योर क्यों नहीं हो सकते। तो बोले सर ये क्या होता है, कैसे हो सकते हैं। जब हमने थोड़ा उन्हें समझाया, उनके अंदर थोड़ी प्रेरणा दिया, तो 8-10 बच्चों ने जो किए थे फिटर का और इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और बनारस में जाकर के एक छोटी सी कंपनी बना के, जो लोग फोन करते हैं, फोन कॉल पर जाकर के वो अटेंड करते हैं उनकी समस्याएं, एंड दे आर ईच वन ऑफ दोस 20 आर अर्निंग मिनिमम 25, 30, 40,000 पर मंथ। क्यों? क्योंकि उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप कर लिया, शुरू कर लिया। तो मार्केट में एक्टिविटीज बहुत हैं, आप उसको कैसे अनकन्वेंशनल भी तरीकों को बिजनेस मॉड्यूल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये क्षमता के लिए लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। जो आप कह रहे हो ना आचार्य जी स्वामी जी में कैसे आया, गुरुकुल से पढ़ के नहीं आया। गुरुकुल में तो उन्होंने व्याकरण पढ़ा था, संस्कृत, लेकिन गुरुकुल में उन्हें नेतृत्व की क्षमता पैदा कर दिया उनके गुरुदेव ने। और जब एक व्यक्ति ना एक किसी विषय में सामर्थ्य हो जाता है, जैसे मैं मान लो फिजिक्स पढ़ा तो दुनिया की सारी फिलॉसफी पढ़ लिया मैं, उसके लिए किसी प्रोफेसर की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। क्योंकि जब आप एक विषय को ठीक से पढ़ लेते हो ना, एक भाषा को ठीक से पढ़ लेते हो, तो बाकी चीजों में आपका हुनर अपने आप डेवलप हो जाता है। कोई जरूरी नहीं कि हर विषय को पढ़ो
तब जाकर के आप जो है कुछ बनोगे। बनने के लिए जरूरी है अंदर से नेतृत्व करने का आत्मविश्वास, अंदर से किसी भी हुनर को सीखने की प्रेरणा। अब हम लोग तो बचपन में कंप्यूटर नहीं जानते थे, लेकिन जब नौकरी में आए तो कंपलसरी सा दिखने लगा, तो पूरा कंप्यूटर सीखा। और साइंस के आदमी थे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सीख लिया। तो ये हुनर, अब कोई कहे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो पढ़ा नहीं था आपने, अब कैसे जान गए आप? तो हर कुछ कोई जरूरी नहीं है कि कक्षाओं में पढ़ा दिया जाए, कक्षाओं में पढ़ने की प्रेरणा दी जाती है। और रोजगार नौकरी से नहीं पूरा होने वाला है। कोई भी सरकार आज जाए हो जाए, किसी पॉलिटिकल पार्टी की, सबको नौकरी दे दे, ये संभव नहीं है। और सभी नौकरी ही करने लगेंगे तो देश भी आगे नहीं बढ़ सकता, ये भी मैं बता दे रहा हूं आपको। जब तक नेतृत्व नहीं, क्षमता नहीं होगी, देश नहीं बढ़ेगा। आप बताओ। ओम स्वामी जी, मैं नंद किशोर शेवाड़े, नासिक महाराष्ट्र से आया हूँ। हमारा स्कूल है, स्कूल में अपना भारतीय शिक्षा बोर्ड का काम शुरू करना हो तो क्या करना पड़ेगा प्राइमरी पे शुरू में? प्रारंभ में सिर्फ आप एक हमारे मेल पर भारतीय शिक्षा बोर्ड पर डाल दो कि आपकी 8वीं तक की जो, या 5वीं तक की जो भी है, वो आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीएसए से अनुमोदित है, होगी तभी चला रहे होंगे आप। तो उसके साथ आप हमारे साथ एसोसिएट होने का एक एप्लीकेशन बस दे दीजिए, और 5100 रुपये फीस है। फिर आपको पुस्तकें भी आप हमारे यहाँ से खरीद सकते हो, और आपके टीचर्स की ट्रेनिंग हम फ्री दिलाएंगे। पूरी फ्री ट्रेनिंग होगी, और हर 3-3 महीने पर हम रीइंफोर्स करते रहेंगे उस ट्रेनिंग को, ताकि जिस दृष्टि से किताबें बनी है, बच्चों को उसी दृष्टि से शिक्षक प्रेषित कर पाए। इसके लिए प्रशिक्षण हमारा बहुत जरूरी है। बिना उसके शिक्षक कभी कभी कंफ्यूज हो जाएगा कि हम इस श्लोक को किस संदर्भ में पढ़ाएं, इसको कैसे हम व्याख्या करें। तो उसके लिए हमें बताना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास मॉड्यूल है जी। ओम जी, मैं अरविंद श्रीवास्तव, गुना मध्य प्रदेश से। आपको प्रणाम और आपके ज्ञान को भी प्रणाम। मैं ये पूछना चाहता, जब हम किसी शैक्षिक संस्था या स्कूल में भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में बताएंगे उनको, तो सूक्ष्म रूप बताइए, जिससे कि हम उसको समझा सके कि किस तरीके से भारतीय बोर्ड को आपके स्कूल में लाना है। देखिए, बड़ा श्रीवास्तव जी, बड़ा सिंपल सा है। कोई ऐसा अभिभावक है जो ये नहीं चाहता हो कि उसका बच्चा सांस्कारिक हो? चाहेगा ना? कोई ऐसा अभिभावक है भारत का जो ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा भारतीय संस्कृति से विज्ञ हो? जरूर चाहेगा। प्रत्येक भारतीय ये चाहेगा कि उसका बच्चा भारत की संस्कृति की वास्तविक आत्मा को जाने, उसके ऊपरी आवरण में उलझा न रहे, चाहेगा। तो स्वाभाविक रूप से उसको अगर आप ये बताएंगे कि एक ऐसा बोर्ड भारत सरकार ने स्वामी जी के सहयोग से बनाया है कि जिसमें कि आपको आधुनिक जो भी ज्ञान है, कौशल है, स्किल है, कॉम्पिटेंसी है, वो तो भरपूर होगी, लेकिन हर कंटेंट में आपको फ्लेवर भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्यों का होगा, जैसा अपने बच्चे को आप एक मानव के रूप में गढ़ते हुए देखना चाहते हो। तो स्वाभाविक रूप से जुड़ेगा। फिर और तर्क करेगा तो कहेगा फिर तुम किताबें देखोगे, तब धीरे धीरे आपकी समझ में आएगा। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि जब तक व्यक्ति पुस्तक नहीं देखेगा ना, जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है, जब तक आप मेरा आचरण भी नजदीक से नहीं जानोगे, मेरी बात का 101% प्रामाणिक आभ्यंतरीकरण नहीं हो पाएगा। जब आपको लगेगा जो मैं बोल रहा हूं जीता भी वही हूं, तो उस बात को आपके अंदर आभ्यंतरित होने में आसानी होगी। तो जो बोर्ड की फिलॉसफी है वो उसकी पुस्तक, उसकी ट्रेनिंग में दिखेगा। तो जब धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे तो प्रसार होगा। ओम जी गुरु जी, मैं मुकेश कुशवाहा फ्रॉम गुना से। छोटा सा क्वेश्चन था, जैसे हम सभी लोग यहाँ आते हैं, तो हम सभी लोग ऐसा क्या करें इस शिक्षा पद्धति को जल्द से जल्द सक्सेस करा सकें? बस वो हम लोगों के लिए आप टास्क बता दीजिए, तो हम लोग उसके लिए। मैं इतनी देर से तो यही बोल रहा था, ठीक है। तो
लेकिन फिर भी अगर आप दोहराना चाहते हैं तो जो बात अभी अरविंद श्रीवास्तव से कह रहा था मैं, वही आपसे भी कहूंगा कि आप प्रथम चरण में कम से कम किसी एक दो विद्यालय को तो संपर्क कर सकते हैं जो आपके संपर्क में हो, और उनके जो अभिभावक संघ के जो पदाधिकारी होते हैं, स्कूल एसोसिएशन के, पेरेंट एसोसिएशन के, उनसे बात कर सकते हैं। और हमारा एक ब्रोशर है जो हर कक्षा के सभी पुस्तकों का सार तत्व के रूप में एक 30-30, 40-40 पेज की एक ब्रोशर है जिसमें कि उसकी झलक है पुस्तकों की। तो वो भी आपको नवंबर में पूज्य स्वामी परमार जी के माध्यम से नवंबर में 9-10 तारीख को कुछ चुने हुए लोगों की अलग से 2 दिन का शिविर है स्वामी जी और हमारे साथ, 2 दिन लगातार 9-10 नवंबर को। तो उनके हाथ से हम भिजवाएंगे आपके प्रांतों में, तो उसके माध्यम से आप विद्यालयों को दे सकते हैं ताकि उनकी जो आशंकाएं हैं थोड़ी कम होंगी और ज्यादा निर्मूल होंगी जब वो 1 साल पुस्तकों को पढ़ाने से जुड़ जाएंगे। ऐसा है ना, देखो ये तो मार्केट में आपको घुसना होगा, ठीक है। प्राइवेट पब्लिशर की किताब चलाते हैं लोग, हर स्कूल का प्राइवेट, बहुत बड़े जो स्कूल हैं उनके कुछ किताबें हैं, ज्यादातर प्राइवेट पब्लिशर की चलाते हैं। और वो निगेटिव बात मैं नहीं कहना चाह रहा था, वो उसी पुस्तकों को रख लेते हैं जिनका कमीशन ज्यादा मिलता है उन्हें। शायद वो भी आप खुल के नहीं कह रहे थे, पूछ ही रहे थे आप, तो आपके मन का भाव मुझे समझ में आ रहा था कि यही चाह रहे होंगे। तो मैंने भी अपनी पुस्तकों में उन्हें 30-40% की छूट दे रखी है ताकि वो, उनको बिल्कुल ये ना लगे कि भाई ये तो सिर्फ ज्ञान की बात हो रही है, बड़ा रूखा रूखा सा है। तो उन्हें थोड़ा सा स्वाद डालने के लिए हमने कोशिश कर दिया। लेकिन हाँ, रेट इतना मैंने नहीं बढ़ाया है किताब का कि ताकि उनको, अगर गार्जियन को हमारे छूट का लाभ न भी दें तो कम से कम गार्जियन को मार्केट में किसी भी प्राइवेट पब्लिशर से किताब हमारी अच्छी और सस्ती हो, ये दावे के साथ कह सकें, उसका ध्यान रखा गया। जी आप बताएं। ओम से गुरुभ्यो नमः। सर, माई सेल्फ अशोक पुरणे, महाराष्ट्र पूर्व, चंद्रपुर से आया हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से रिटायर हेड इंडस्ट्रियल सेफ्टी। सर, ये पता है कि आज का जो शिक्षा पद्धति है, अगर एक शब्दों में अगर उसको बताना पड़ेगा तो इट इज ओनली अ ब्रेड ओरिएंटेड एजुकेशन। भौतिक समृद्धि के लिए ही ये है। और आपका जो लेक्चर आज का रहा है उससे हर चीज उन्होंने हमारे आत्मा को झंझोड़ी दी है, चाहे दार्शन शास्त्र हो, संस्कृति हो, जिस तरह से आपने बताया। तो ये जो शिक्षा बोर्ड स्वामी जी ने अभी इसमें अग्रसर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसमें काफी अपना योगदान किया है। और आपने ये भी कहा है कि कुछ छुटपुट जो अरविंद घोष है, टैगोर वगैरह है, ऐसी कई सारी संस्थाएं इस तरह संस्कृति से जड़ों को जुड़ने के लिए, जो संस्कारों की, जो हमारे वैदिक धारा की जो संस्कृति है उसकी शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। और यहाँ ये प्रयत्न चल रहा है। ये हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बड़ी गौरव की बात है। लेकिन ये छुटपुट जो संस्था है उसमें एक बड़ी संस्था से मैं कंसर्न करता हूँ, आप उनको जानते होंगे, परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री आठवले, ठाणे के तत्वज्ञान विद्यापीठ, वो बहुत दिनों से 1954 से चला रहे हैं। उसमें पाश्चिमात्य तत्वज्ञान और हमारा तत्वज्ञान करके स्नातक भी वहां खड़े किए जाते हैं। वो कार्य भी बहुत महान है। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत का विकास जो हो रहा है, जो अभी की गवर्नमेंट बोल रही है, वो उतना फास्ट है कि हम 2024 में या इस तरह जैसे कि फर्स्ट नंबर की हम एक महासत्ता कायम करेंगे। लेकिन ये कहना है कि स्वामी जी और इस तरह की संस्था के जरिए आपके प्रयत्न से गवर्नमेंट को ये विश्वास दिलाना है ताकि वो भी जिस तरह से जो रास्तों का जो राज्य जो क्रांति चल रही है, जो गडकरी साहब जो क्रांति कर रहे हैं, क्या शिक्षा विभाग में इस तरह की क्रांति
के लिए हम उनको कन्विंस नहीं कर सकते, ताकि सबसे अग्रसर ये जो रोड बनना ये जो है वो तो विकास की बात है, लेकिन विकास के बाद में शिक्षा का सबसे बड़ा प्राधान्य हमारी सरकार दे दे, ये एक बात है। मैं एक सर, और मुझे एक धोखा महसूस करो मैं और मेरे जैसे सभी लोग कि सरकार भी विकास करने के लिए काफी अग्रसर होती है। अगर कोई दूसरी सरकार आती है जो कि सनातनी मूल्यों से मेल नहीं खाती है, उस समय में ऐसा ना हो कि सांप सीढ़ी जैसा हम जो ऊपर गए हैं और फिर सांप से नीचे फिर हम आ जाएंगे। तो हमें समय बहुत कम है, ऐसे कम समय में सबसे टॉप पे अगर एजुकेशन बोर्ड इस तरह से रहे जो संस्कृति से वैदिक विचारधारा से जुड़े, ताकि हमारा हर आदमी विवेकानंद और स्वामी परमहंस जैसा पैदा हो जाए, बनाया जाए। थैंक यू वेरी मच। ऐसा है, इन वेरी शॉर्ट आई एम ट्राई टू आंसर यू। कोई भी गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी रन्स थ्रू प्रेशर ग्रुप्स। जो दबाव समूह होते हैं लोकतंत्र में वही निर्धारण करते हैं किसी की भी नीति को। आप कह रहे हो पहले नीति ठीक कर दो तो समाज बदल जाएगा, मैं कह रहा हूं समाज बदल दो नीति अपने आप बदल जाएगी। इतना ही अंतर है आपके हमारे में।